हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आपको समझ आ गई होगी कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर रियल नंबर यानी पहला नंबर चैप्टर जो अध्याय नंबर 1 है, आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो फटाफट से आप एनर्जी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। वीडियो को जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला नंबर चैप्टर है। बहुत खूबसूरत सा ये चैप्टर है, अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सभी कॉन्सेप्ट के साथ हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में जो है मैं आपको संख्या पद्धति उसमें हम आपको बता दिए हैं पार्ट नंबर 1 में। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 1 तो बड़ी मेहरबानी आप उस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहां जाइए और पार्ट नंबर 1 को देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति। उसमें बहुत सारी संख्याएँ आए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारे संख्याओं को हमने उसमें बहुत डिटेल के साथ समझा दिया है प्यारे बच्चों। तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अध्याय नंबर 1 है। अध्याय नंबर 1 में हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। चूंकि अगर इस बात की जानकारी पहले हो जाए ना प्यारे बच्चों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है मन पढ़ने के लिए, है कि नहीं है। तो देखिए, हम इस चैप्टर में कुल 4 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4। मात्र 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर बिल्कुल ही कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो प्रश्नावली 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो प्रश्नावली 1.1 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है एवं प्रमेयिका क्या होता है। वो प्रमेयिका की बात नहीं कर रहे हैं जो आप समझ चुके हैं, उस प्रमेयिका की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रमेयिका की बात कर रहे हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ओके, चलिए तो हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है। बहुत लॉजिक सा ये बात है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत क्विक इसका जो है मेथड है, बहुत शानदार मेथड है ये, समझेंगे बहुत बढ़िया से। चलिए, प्रश्नावली 1.2 में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा एवं मसा निकालना। यहां भी लसा और मसा सीखना है जी। क्लास 10th में भी आपको लसा और मसा सीखना है, लेकिन यहां जो लसा मसा आप बनाएंगे उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लेवल की होगी। यहां पर समझेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड से किस तरह मसा और लसा को बनाया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। 1.3 में क्या पढ़ेंगे, किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। जी, कोई अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। ये अपरिमेय है तो फिर है कैसे अपरिमेय, इसको आप साबित कीजिए मैथमेटिक्स के हिसाब से। गणित में हम इसको साबित करेंगे कि √2, √3, √5, √7 अन्य और भी संख्या जो अपरिमेय होगी वो सब किस तरह अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना है। और ये सवाल आपके एग्जाम में भी रहता है कि √3 दे देगा और पूछेगा कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसको सिद्ध करने का, मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको बढ़िया तरीके से जो है कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा और आसानी से जाकर आप 2024 में जो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उसमें आप बढ़िया से लिख देंगे, वहाँ पर अच्छे तरीके से आप उसका सॉल्यूशन करके आएंगे एकदम बिल्कुल अपनी भाषा के साथ। जी चलिए बात करते हैं आगे। 1.4
प्रश्नावली 1.4 में हम पढ़ेंगे शांत या अशांत दशमलव प्रसार। शांत या अशांत दशमलव प्रसार। अब ये शांत और अशांत क्या होता है जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से कि शांत का मतलब और अशांत का मतलब क्या होता है, दशमलव प्रसार उसके किस तरह निकाले जाते हैं। तो ये सारा कुछ कवर होगा अध्याय नंबर 1 में, और ये 4 एक्सरसाइज के साथ हमारा जो है पहला नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा, कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में जो है लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आपको जो है परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है, पहला चैप्टर। इसके आप कॉन्सेप्ट को अगर बारीकी से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, तो आपको बढ़िया समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम पहला नंबर एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 यानी हम इसमें बात कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है एवं परिमेयिका क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 और समझते हैं एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है। जी हाँ, एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है उस चीज़ को समझते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पहेली मैं आपको बताता हूँ। पहेली ये है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति ठेला पर कुछ अंडा लेकर जो है सड़क के किनारे बेच रहा था। उस सड़क के किनारे से एक व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत आलसी था, उसका कोई काम नहीं था, वो निकम्मा टाइप का व्यक्ति था, उस रास्ते से जा रहे थे वह व्यक्ति। और जाने के बाद उस ठेले वाले के पास जाता है जो अंडा लेके बेचारा जा रहे थे। तो उस ठेले वाले के पास वह व्यक्ति पहुंचता है जो आलसी व्यक्ति है, और जाने के बाद उस ठेले वाले से बहस कर लेता है, किसी बात पर जो है खूब नाराज़गी कर लेता है एक दूसरे को, और बात बिगड़ जाती है। तो बिगड़ने के बाद जो है बात बहुत बढ़ जाती है। तो वो जो आलसी व्यक्ति होता है, वह आलसी व्यक्ति उस ठेले वाले का जो टोकरी में जो अंडा होता है, उस टोकरी को उठाकर अंडा को रोड पर फेंक देता है, जिससे सारे अंडे उसके टूट जाते हैं। इस बात को देखकर जो है बहुत नाराज़ होते हैं वो। होने के बाद जो है गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, पंचायत बुलाई जाती है। उस पंचायत में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। होने के बाद वह ठेला वाला जो जिसका अंडा टूट जाता है, वह व्यक्ति जो है अंडे की कीमत के लिए जो है अनुरोध करता है कि मुझे अंडे की कीमत अदा कर दी जाए उस व्यक्ति से जिसने मेरा अंडा तोड़ा है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। ये बात को सुनकर गांव वाले का जो पंच होता है, वो पंच पूछता है इस ठेले वाले से कि आपके कितने अंडे थे। तो वह व्यक्ति जो अंडा वाला व्यक्ति था, वह कुछ इस प्रकार से अंडे के बारे में बताता है। कहता है कि 2-2 का अगर जोड़ा लगाइएगा तो 1 अंडा बचेगा, 3-3 का जोड़ा अगर लगाइएगा तो 3 अंडा बचेगा, 4-4 का अगर जोड़ा लगाएंगे तो 3 अंडा बचेगा, 5-5 का जोड़ा लगाइएगा तो 4 अंडा बचेगा, 6-6 का जोड़ा लगाइएगा तो 5 अंडा बचेगा, और 7-7 का अगर जोड़ा लगाइएगा तो 1 भी अंडा नहीं बचेगा। तो ये बात कुछ इस प्रकार से था, तो लोगों को समझ में नहीं आई। तो क्या बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि उस व्यक्ति के पास टोटल कितने अंडे थे, और ये बात ये भी बोले थे कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके टोकरी में जो है 150 अंडा हो सकता है, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता, 150 से कम हो सकता है। तो हम इस पहेली का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब ये होगा कि यहाँ पर जो है देखिएगा कि अगर 2-2 का जोड़ा लगाया गया तो 1 बचा, 3-3 का जोड़ा लगा तो 2 बचा, 4-4 का जोड़ा लगा तो 3 बचा, 5-5 का जोड़ा लगाने पर 4 अंडे बच गए, 6-6 का जोड़ा लगाने पर 5 अंडे बच रहे हैं, और 7 और 7 का जब जोड़ा लगाया जा रहा है तो 0 अंडा बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो भी बच रहे हैं, इधर जो बच रहा है, तो जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष इसको कहा जाता है। यानी ये सब शेष बचा,
ये सब जो है शेष बचा है। तो किस स्टेप में शेष नहीं बचा, जीरो शेष बचा, यानी शेष नहीं बचा, तो 7 का जब जोड़ा अंडे का लगाता तो जीरो शेष बचता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर है जिसमें 7 से भाग लगाने पर वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, यानी शेष नहीं बचता है। और वह जो 7 से हम संख्या को भाग लगाएंगे वह संख्या 150 या इससे कम हो सकता है। तो 150 में अगर हम 7 से भाग लगाकर चेक करें तो इसमें जो है शेष बचेंगे। आप ज़रा चेक कर सकते हैं, 150 में आप 7 से भाग लगाइएगा तो 7 दूना 14 लगेगा, कट के 1 आया 0, 7 एकम 7 और ये 3 यहाँ पर शेष बच रहे हैं। यहाँ बोला कि 7 का जोड़ा लगाने पर शेष नहीं बचेगा, यानी शेष 0 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 150 से ऊपर तो हमको बढ़ना नहीं है, इससे छोटा बढ़ना है। तो इससे छोटा जो अंक होगा वह क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे छोटा आपका हो जाएगा 119। यानी 119 जो संख्या है उसमें अगर हम 7 से भाग लगाएं, 7 से भाग लगाएं तो ये पूरी तरह जो है कट जाएगा। आप काट कर देख सकते हैं, 7 से आप 119 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4 और 9 और उसके बाद 7 सत्ते 49, यानी कि 17 सत्ते 119, ये 0 हो गया, शेष नहीं बचा। इसका मतलब इस पहेली का जो जवाब होगा वह 119 होगा, यानी उस अंडे वाले के टोकरी में जो है टोटल 119 अंडे थे। तो ये इस पहेली से मुझे क्या सीख मिली? इस पहेली से मुझे ये सीख मिली कि यह जो आपका लिखा है वह एक स्टेप लिखा हुआ है, एक सिस्टम है, एक स्टेप का फॉलो किया गया है, स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं। यानी जो एल्गोरिथम होता है वो एल्गोरिथम होता क्या है, तो वास्तव में एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि इसको कोई परिभाषित कर चुका, एक श्रृंखला है, एक लेवल है, एक स्टेप है ये, और जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी कि जो आपका एल्गोरिथम है वह एल्गोरिथम क्या है, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, एक चरण है, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप है, वो सिस्टमेटिक स्टेप बना हुआ है। और वह एक विशेष प्रकार के जो है समस्या को हल करने के लिए जो है एक प्रक्रिया है या विधि है। यानी कि आप इस तरह से समझिए, एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे मान के चलिए कि आप मुझे देखिए, मैं जब वीडियो शूट करने वाला होता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस कंटेंट को पहले लिख लेता हूं। लिखने के बाद फिर माइक लगाता हूं, स्टैंड लगाता हूं, कैमरा लगाता हूं, मोबाइल फ़ोन जिसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन लगाता हूं, फिर मैं खड़ा होता हूं, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करने लगता हूं। यानी कि मैंने क्या क्या किया, हमने जो है पहले इस कंटेंट को लिखा, इस बात को पहले मैंने लिखा, लिखने के बाद जो है मैंने माइक सेट किया, स्टैंड लगाया, कैमरा लगाया। ये सब क्या है, ये सब जो है एक मतलब चरण है, एक स्टेप पूरा किया। माइक का लगाना, कैमरा को लगाना, स्टैंड में लगाना, कंटेंट लिखना, ये सब एक लेवल, एक स्टेप है। या फिर आप यूँ समझिए कि आपको चाय बनानी है, तो आप चाय बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप गैस को ऑन कीजिएगा। गैस को ऑन करने के बाद उस पर आप क्या डालिएगा, बर्तन डालिएगा। बर्तन डालने के बाद उसमें जो है आप पानी डालेंगे, उसके बाद या दूध होगा तो दूध आप डालिएगा। दूध डालने के बाद उसमें चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालिएगा। उसके बाद आप उसको खूब उबालिएगा, उबालने के बाद फिर उसको छान लीजिएगा तो आपका चाय तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक सिस्टम अपनाया, यानी कि एक चरण है कि नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपने एक स्टेप पूरा किया। उसी स्टेप को यानी कि गैस को ऑन करना, बर्तन को चढ़ाना, पानी को रखना, फिर उसको चाय पत्ती उसमें डालना, चीनी का डालना, चाय को खूब उबालना, फिर छान लेना, ये सारे चीज़ों को आप एक स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो जो स्टेप आपने फॉलो किया, जो लिखा इसके अंदर, वही स्टेप आपका एल्गोरिथम है। उसी स्टेप को एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी कोई भी काम को आप करते हैं तो एक लेवल से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे आप क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इससे पहले क्लास 9th में थे, क्लास 8 में थे, क्लास 7th में थे, 6th में थे, यानी लेवल बाय लेवल उठते चले गए। तो वो जो लेवल आपने सजाया
उसी को तो हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसलिए तो लिखा है यहाँ पर कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, तो आपका एल्गोरिथम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द जो आप एल्गोरिथम देख रहे हैं वह एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यानी कि ये जो आप एल्गोरिथम वाला जो शब्द देख रहे हैं, सेक्शन जो देख रहे हैं, ये जो शब्द बना वह 9वीं शताब्दी में बना था। फारसी के वैज्ञानिक यानी गणितज्ञ थे वो अल ख्वारिज़मी, इसके नाम से लिया गया है ये एल्गोरिथम। यानी ये स्टेप के बारे में, इस चरण के बारे में इन्होंने बताया था 9वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एल्गोरिथम के बाद समझते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो प्रमेयिका जो होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो आपका प्रमेयिका है वह पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, और उसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, उसकी मदद से सिद्ध करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बचपन में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 से ही पढ़ना होता है, उससे भी पहले से आप पढ़ते होंगे इसको। तो ये जो आपको देख रहे हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। अब इसकी मदद से आप क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं। उसी तरह प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। पहले से एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, उसकी सहायता से हम किसी अन्य स्टेटमेंट को, अन्य कथन को जो है सिद्ध करते हैं। क्लियर हो गई होगी आपको? तो ये आपका प्रमेयिका हो गया। अब आपको मैं समझा देता हूं कि जो प्रमेयिका है वास्तव में वो क्या सिद्ध किया हुआ कथन है, आखिर वो कथन है क्या। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिएगा फटाफट से। प्रमेयिका को हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आखिर जो सिद्ध किया हुआ कथन है वह कथन है क्या। देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको 5 से जो है एक संख्या उठाते हैं 17, इसमें भाग लगाते हैं, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 3 15, और ये कट के 2 शेष आ गया आपका। तो आप इसको क्या क्या कहिएगा, तो आप जिससे भाग लगाते हैं इसको कहा जाता है भाजक। क्या कहते हैं? इसको भाजक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको डिवाइजर कहा जाता है, यानी कि भाग लगाने वाला डिवाइजर। और जिसमें आप भाग दे रहे हैं इसको कहा जाता है भाज्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। अंग्रेजी में डिवाइडेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। और इसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ राशि है इसको कहा जाता है भागफल। इसको क्या बोलते हैं? इसको भागफल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? तो कोशेंट बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको कोशेंट बोलते हैं। और ये जो आपका बचा इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? तो रिमाइंडर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये सभी में एक रिलेशन है, एक कनेक्शन, एक संबंध है। तो वो संबंध क्या है? तो संबंध ये है कि यहाँ पर संबंध बनता है भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेष फल। यानी कि इसको अगर हम संकेत में लिखना चाहें तो भाज्य होता है, इसको कहा जाता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए, कोई दिक्कत? जो भाजक होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए बी गुना। जो भागफल होता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए क्यू। फिर प्लस शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए आर। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बनता है ए बराबर
BQ प्लस R, और इसी को कहा जाता है प्रमेयिका। यानी कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो जो मैंने आपको वैज्ञानिक का नाम बताया था, जिसका नाम था एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम साहब ने यही प्रमेयिका बताया, यही थॉट्स बताया था कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में हम प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इसके साथ एक रिलेशन भी है। रिलेशन ये है कि A बराबर BQ प्लस R में 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि R का मान हमेशा 0 और B के बीच होता है। यानी कि जो R का वैल्यू होगा वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से कभी बड़ा नहीं होगा, यह B से हमेशा छोटा होता है। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें, ये प्रमेयिका, ये आपका पहेली, उसके बाद आपका जो है भाग एल्गोरिथम, ये भी समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और मैं आपको आने वाले पार्ट 3 में चैप्टर का जो यानी कि 1.1 एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 का सभी उदाहरण और सभी क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। सभी क्वेश्चन एवं सभी उदाहरण की बात कर लेंगे आने वाले पार्ट नंबर 3 में। तो वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई को बहुत मेहनत से करते रहें ताकि आपका रिजल्ट 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतर हो।